नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। आज है 9 सितंबर। आज के दिन की बात करें तो आज है अंतरराष्ट्रीय सुडोकू दिवस। निश्चित रूप से 9 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। सुडोकू गेम का लक्ष्य 9x9 की ग्रिड बनना है ताकि प्रत्येक कॉलम, पंक्ति और 3x3 सब ग्रिड में 1 से 9 तक के सभी अंक हो। इसलिए सुडोकू दिवस के दिन के लिए 9-9 स्वाभाविक पसंद है। यह आपके दिमाग को गियर में लाने का समय है, और क्योंकि हालांकि आज का दिन निश्चित रूप से कुछ कट्टर तार्किक सोच की आवश्यकता भी होगी। आइए अब नजर करते हैं आज की कू पे। आज गणेश विसर्जन का आखिरी दिन, मतलब अनंत चतुर्दशी। आज कई लोगों ने अपने कू अकाउंट से सभी को गणेश विसर्जन की शुभकामनाएं दी। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर मूर्ति स्थापना के बाद 10 दिनों तक उनका हर्षोल्लास के साथ पूजन किया गया। गणेश प्रतिमाओं की स्थापना अपनी मान्यता के अनुसार 1 दिन से लेकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 9 दिन तक की जाती है। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के मौके पर उनका विसर्जन किया जाता है। मंत्री वीडी शर्मा ने कू करके देशवासियों को कर्तव्य पथ की शुभकामनाएं दी और इस क्षण को ऐतिहासिक बताया। बता दें कि दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर दिया। कर्तव्य पथ का दायरा रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है और विजय चौक, इंडिया गेट, फिर नई दिल्ली की सड़कों से होते हुए लाल किले पर खत्म होता है। इसी सड़कों पर हर 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है। करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी से इस रास्ते के इतिहास में जाए तो पहले इसे किंग्सवे और फिर राजपथ के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्तव्य पथ कर दिया गया, जो अब से कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य सरकार भी अलग से धनराशि उपलब्ध कराएगी। भ्रष्टाचार पिछली सरकारों के जिनका हिस्सा था, अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार करते थे। आइए सुनते हैं योगी जी ने क्या कहा। भाइयों बहनों, ये जो अभियान है, आज आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को तब प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो पाएगी जब आत्मनिर्भर गांव बनेंगे, आत्मनिर्भर नगर बनेंगे। आत्मनिर्भर गांव के लिए हमारी ग्राम पंचायतों को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और मैं आह्वान करूंगा, जो भी ग्राम पंचायत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगी, उस ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्य सरकार भी अलग से उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और गांव को एक अच्छे मॉडल के सामने हम प्रदेश और देश के सामने भी रखने का कार्य करेंगे। ऐसे ही नगर निकायों के साथ भी होगा। जो नगर निकाय अपने को आत्मनिर्भर बनाएगा, उस नगर निकाय को स्मार्ट नगर निकाय बनाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर बिल्कुल सहयोग करेगा। इस दिशा में एक नए अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम केवल कहते नहीं हैं, परिणाम में बदल करके उसे सामने लेकर के आते हैं। और आज इसीलिए मैं आज कह रहा हूं आप सबसे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था। अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। विकास की योजना लोक कल्याण के लिए नहीं, ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। अपने स्वयं के पाले हुए गुर्गों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। और इसीलिए
उन लोगों पर प्रहार करने के लिए इस सरकार ने पूरी मजबूती के साथ लड़ना प्रारंभ किया है। हमने तय किया है, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, उसकी संपत्ति को हम कुर्क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के पास, गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। और ठीक उसी तर्ज पर जैसे आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी, उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान अपने अपने गांव की तरफ पलायन करते हुए जौनपुर जनपद में भी 1.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार, श्रमिक और वापस आए हैं। उन्होंने घरों तक सुरक्षित पहुंचाने उनके भरण पोषण की व्यवस्था की गई। पिछली सरकार ने पारदर्शिता नहीं थी, हर एक चीज के दाम तय होते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। मैं भी देख रहा था एग्जीबिशन में, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे थे और कितना धारा प्रवाह बोल रहे थे, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अगर बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति, तकनीक के प्रति, भाषा के प्रति आज आधुनिक बोध उनके मन में है और वैज्ञानिक भाव उनके मन में है, क्योंकि उनको उस प्रकार का मंच मिल रहा है, कुछ कर गुजरने की एक चाहत उनके मन में है और प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस प्रकार के भाव पैदा किए हैं। उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और आज यही मैं यहां पर देख रहा था, वे बच्चे इससे पहले इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि पिछली सरकारों के पास फुर्सत ही नहीं थी। पिछली सरकारों ने शिक्षा को नकल का जरिया बना दिया था। शिक्षा को इतना उन्होंने भ्रष्ट करने का प्रयास किया था। शिक्षक नहीं थे, विद्यालय भवन जर्जर थे, परीक्षा की पारदर्शिता नहीं थी, नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव था, हर एक चीज के दाम तय होते थे, किसी व्यक्ति को न्याय पाने का विश्वास नहीं था। आज तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है, हर व्यक्ति के साथ सुरक्षा की गारंटी देती है। कानून के नजरिए में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जा सकती है। कानून का राज हर हाल में लागू होगा, इस सरकार का संकल्प है। हम लोग अभी कोरोना से उबरे हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी 2.5 वर्ष पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पूरी दुनिया को पस्त की थी, पूरी दुनिया को पस्त की थी। और उस समय आप सब ने इस बात को अनुभव किया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कार्यक्रम चले, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में हर जरूरतमंद को राशन की सुविधा और फ्री में वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भी लग गई। लगातार ये पहली बार हो रहा है जब
संवेदनशील सरकारें पूरी संवेदना के साथ बिना भेदभाव के अपने शासन की योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जब कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगा और भारी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने गांव की तरफ पलायन किए थे, तो भाइयों बहनों, अकेले जौनपुर जनपद में भी 1.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आए थे और जनप्रतिनिधियों ने और प्रशासन ने मिलकर के जिस जिम्मेदारी के साथ उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने और उनके भरण पोषण की व्यवस्था की, और केवल जौनपुर के ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर 40 लाख ऐसे कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे जिन्हें सम्मान देने का कार्य और उनको आजीविका के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक किया था। कमलनाथ ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कू करके बताया कि भारत जोड़ो यात्रा देशवासियों को प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देने का काम करेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने की इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करने के लिए राहुल गांधी को बधाई और शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कमलनाथ आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। हमारा देश भारत हमारा गौरव है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। 550 से अधिक रियासतों में बटे इस देश को 1947 में गर्व के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर एक संविधान, एक झंडे और एक संसद के साथ महात्मा गांधी जी और उनके साथियों ने खड़ा किया था। आज 21वीं सदी में उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। ये यात्रा देशवासियों को प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश देने की यात्रा है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने की इस ऐतिहासिक यात्रा को प्रारंभ करने के लिए राहुल जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के लिए देश भर से जुड़े उन जुझारू साथियों का भी अभिनंदन करता हूं जो देशभक्ति के जज्बे के साथ देशवासियों को फिर से एक करने के लिए चल पड़े हैं। आज जब देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, देश में नफरत फैलाई जा रही है, समाजों के मध्य दुश्मनी के भाव को पैदा किया जा रहा है, ऐसे विपरीत समय में हर देशवासी को, प्रत्येक मानव को, सभी समाजों को, सभी धर्मों को, सभी को एक करने की भारत जोड़ो यात्रा एक पवित्र प्रयास है, एक देशभक्ति का प्रयास है, मानव मूल्यों पर चलने का प्रयास है। हमने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का जवाब सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे से दिया था। आज सत्ता को हासिल करने और सत्ता में बने रहने के लिए फैलाई जा रही फूट डालो और राज करो की विचारधारा का जवाब देशवासी सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे से देने के लिए तैयार हैं और यही भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं। यह सनातन संस्कृति है और यही हमारी भारत की संस्कृति है। आइए हम सब मिलकर भारत को जोड़ें, भारतवासियों को जोड़ें। हमारा भारत प्रेम का भारत बने, हमारा भारत भाईचारे का भारत बने। आइए भारत जोड़ो यात्रा में हमारे देश के लिए हम मजबूती से आगे कदम बढ़ाएं। जय हिंद। आज है स्वर्गीय कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्मदिन। उनको याद करते हुए लोगों ने कू किया। मात्र 24 साल की उम्र में कारगिल की लड़ाई के दौरान अद्भुत वीरता और साहस का परिचय देने वाले और
परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके जीवन के संघर्ष को बताते हुए अभी तक 2 फिल्में भी बनाई गई है। 2003 की हिंदी फिल्म एलओसी कारगिल में पूरे कारगिल संघर्ष पर आधारित अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी। 2021 की फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बत्रा की भूमिका निभाई थी। और पीयूष गोयल ने क्यू करते हुए बताया कि भारतीय सेना के शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। सभी के लिए एक प्रेरणा। भारत हमेशा उनके अमर शब्दों को याद रखेगा और जीवित रखेगा। उनके शब्द थे, ये दिल मांगे मोर। He said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success can was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chance. वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की कूप है। आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन को उनके स्मृति दिवस पर याद करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक पद्म विभूषण वर्गीस कुरियन जी के स्मृति दिवस पर उन्हें विनम्र अभिवादन। कुंवर ब्रिज राजसी ने कहा कि श्वेत क्रांति के जनक, दूध के क्षेत्र में सहकारी मॉडल के जरिए लाखों किसानों की जिंदगी संवारने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में सहकारी दूध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखकर करोड़ों दूध किसानों को आत्मनिर्भर व भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित व मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हुए स्वर्गीय वर्गीस कुरियन जी की जयंती पर सत नमन। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बताया कि श्वेत क्रांति के जनक, दूध क्रांति से देश के किसानों को स्वावलंबी बनाकर लाखों लोगों की जिंदगी संवारने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से उन्हें बिलियन लीडर आइडियल और विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आज भी मशहूर है। योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, अनुप्रिया पटेल ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय खेल जगत के स्वर्णिम इतिहास की पुस्तक में एक और अविस्मरणीय अध्याय आज जुड़ गया। डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई। आप मां भारती का गौरव है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने का गौरव हासिल किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा
पहले भारतीय खिलाड़ी है। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देशवासियों को। आप अपने गर्व पे आइए देखते हैं वहां की कुछ झलक। This season in Stockholm and then in Lausanne, been knocking on the door of the magic 90-meter mark. That victory in Lausanne, by the way, is the first Indian athlete to win a Diamond League event. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीट की परीक्षा में अव्वल आने वाले नानोल की बेटी तनिष्का यादव को बधाई दी और उन्होंने कहा कि आपने नीट परीक्षा में अव्वल आकर प्रदेश की दूसरी बेटियों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि पर तनिष्का और उनके माता पिता को फोन पर बधाई दी और बेटी को आगे की पढ़ाई में हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। जी जी नमस्कार, कौन बोल रहा है? तनिष्का की माता जी? हाँ जी, मम्मी बोल रहे। अच्छा अच्छा, तो पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि तनिष्का ने नीट में ऑल इंडिया टॉप किया है। थैंक यू सर, आपको भी, क्योंकि हरियाणा से हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कहाँ है तनिष्का बेटी? अभी यही है सर, बात कराओ। हेलो तनिष्का बेटे, गुड इवनिंग सर। ना नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तुमने जो है देश में नीट एग्जाम टॉप करके और हरियाणा का नाम बढ़ाया है। थैंक यू। हाँ, तो अभी मुझे पता लगा, मैंने कहा मैं बेटे से बात करता हूँ। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा टीचर। अच्छा, तो उनका भी लाभ मिला ही होगा, फिर टीचर हैं तो तुम्हें पढ़ाया भी होगा उन्होंने। जब छोटी थी तो हाँ छोटी थी तब तो पढ़ाते थे सर, अभी तो मतलब मैं खुद से पढ़ती थी, बट मम्मी पापा पूरा सपोर्ट करते हैं। वेरी। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा राष्ट्र की वीर आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर देती है। मां भारती के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज सभी प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आप समस्त प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पर्वतराज हिमालय का सनातन संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ ही इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी माना गया है। आइए इस अवसर पर हम सभी हिमालय की जैव विविधता के संरक्षण हेतु संकल्पित हो। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज नए एक प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ से ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में
नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मीनाक्षी लेखी ने आज कू किया कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर 75 बाइक राइडर्स द्वारा एक अखिल भारतीय बाइक राइड फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाने में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह और माननीय निशित प्रामाणिक जी के साथ शामिल हुए। मिशन फिटनेस के बारे में जागरूकता पैदा करे और फिट इंडिया मूवमेंट को मजबूत करेगा। सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, वैसे ही रमेश बिगुड़ी जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे थे। जयराम ठाकुर ने बीजेपी सरकार की प्रशंसा करते हुए कू किया कि हिमाचल में रिवाज बदल रहा है। बल्क ड्रग पार्क माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अहम हिस्सा है। निश्चित तौर पर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क स्थापित होने से आत्मनिर्भर हिमाचल की राह प्रशस्त होगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि वो दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित हो रही दिल्ली ईवी पॉलिसी के बारे में बात करें तो दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए कम ब्याज ऋण प्रदान कर रही है और ईवी खरीदने वाले सभी नागरिकों को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम आर्थिक मदद कर रही है। रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के माध्यम से राज्य के नागरिकों को छूट प्रदान कर रही है। Delhi, India's hustling and bustling. This electric vehicle journey over the last 2 years has been a story of many firsts. अगस्त 2020 में जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा करी थी तो दिल्ली देश का पहला राज्य बना था जिसने एक फर्म टारगेट के साथ अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का मिशन लॉन्च किया था। हमने ये तय किया था तब कि 4 साल में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो शेयर है वो 25% हो जाएगी। बेसिक जो मकसद था दिल्ली सरकार का कि किस प्रकार से क्लीन फ्यूल, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि 0% एमिशन। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के दौरे पर गए थे, तभी उन्होंने कू कर बताया कि जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ के मौके पर 2 बालिकाओं कांति माथुर एवं प्रज्ञा पटेल से मुलाकात हुई, जो हमारी सरकार के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल की विद्यार्थी है। दोनों पहले निजी स्कूल में पढ़ती थी जिसकी करीब 1 लाख रुपए फीस थी। पीयूष गोयल वियतनाम के दौरे पे थे। भारत और वियतनाम का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना और रोजगार पैदा करना है। समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के इतर वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्री गुएन होंग डिजाइन के साथ बैठक के दौरान आपसी हित के क्षेत्र में अधिक सहयोग पर चर्चा भी हुई। जापान में होने वाली दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने समकक्ष यासुकाजु हमदा से मुलाकात की। सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष द्विपक्षीय रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी एक स्वतंत्र, मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच लड़ाकू अभ्यास आयोजित करने पर सहमति भी बन गई। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जापानी उद्योगों को भारत के रक्षा गलियारों से निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, जहां सरकार द्वारा बनाए गए रक्षा उद्योग ने विकास के लिए अनुकूल वातावरण है। रक्षा सहयोग व क्षेत्रीय मामलों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा भी की गई। योगी आदित्यनाथ ने कू करते हुए सभी देशवासियों को आज समापन हो रहे गणेशोत्सव का महिमा समझाते हुए कहा कि गणेशोत्सव हमारी राष्ट्रीय एकता, सामूहिकता व लोकाचार का अनूठा पर्व है।
आज विघ्नहर्ता भगवान गणेश के प्रतिमा विसर्जन के दिन उनसे यही कामना है कि चराचर जगत पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, समाज में बंधुत्व भाव का संचार हो। जय श्री गणेश। विराट कोहली ने आज कू किया कि पूरे एशिया कप अभियान में आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। हम बेहतर होंगे और मजबूत होकर वापसी करेंगे, अगली बार तक बता देंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 83 पारियों के बाद कोहली ने सेंचुरी लगाई। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का 71वां शतक और T20 में पहला शतक है। इससे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका बेस्ट स्कोर 94 रन का रहा था। कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ 53 गेंदों में शतक पूरा किया। उन्होंने 61 गेंदों में 122 रन की पारी खेली। अपनी पारी में कोहली 12 चौके और 6 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। कोहली द्वारा खेली गई पारी T20 अंतर्राष्ट्रीय में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी है। उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले रोहित ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 118 रन बनाए थे। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने आज अपने सुविचार में कहा कि मैं किसी के साथ रेस में नहीं दौड़ रहा हूं, पर यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूरे वेग से आगे बढ़ रहा हूं। कुकी कुंज में आज बस इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आज हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।